कृति और आज महाभारत लेकर आ रही हूँ बंगाल की धरती से, यहाँ कोलकाता से। मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज है, कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज। जिस गति से इस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसी गति से इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति भी दौड़ रही है। और ये हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल की कोलकाता की पहचान रहा है, लेकिन क्या अब पश्चिम बंगाल की सियासी पहचान बदलने वाली है? क्या अब नंदीग्राम से होगी पश्चिम बंगाल की सियासी पहचान? आज मैं हल्दिया में थी और वहां शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन किया और नामांकन के साथ साथ सीधे ताल ठोकी है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या नंदीग्राम से ही पश्चिम बंगाल का भविष्य तय होगा? इसी पर आज के महाभारत। और क्या ये चुनावी समर इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरी लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच गई है? इसी पर महाभारत करेंगे, पहले ये रिपोर्ट। बार किसका खेला होवे? अब हर तरफ से एक ही आवाज है, खेला खत्म। नंदीग्राम, ममता और शुभेंदु में संग्राम। दीदी से मोर्चा, शुभेंदु ने भरा पर्चा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम में कौन भारी? बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। बंगाल का चुनाव, सियासत, साजिश और तनाव। ये एक बहाना बना के चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक। ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ, इसके साथ कोई घटना का लिंक। बंगाल में खेल, कौन पास कौन फेल? बंगाल में विधानसभा चुनाव 294 सीटों पर है, लेकिन सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम में होने जा रहा है। नंदीग्राम में बंगाल की बेटी और नंदीग्राम के भूमिपुत्र के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। आज नामांकन के साथ शुभेंदु ने दीदी के खिलाफ ताल ठोक दी है। 10 मार्च को नामांकन से पहले दीदी ने पूजा की थी और उसके बाद फिर हल्दिया में नामांकन किया था। आज शुभेंदु भी सबसे पहले मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। मां दुर्गा की पूजा के बाद शुभेंदु ने जीत की कामना के लिए हवन पूजन भी किया। पूजा अर्चना के बाद वक्त था शक्ति प्रदर्शन का। शुभेंदु ने रोड शो कर ममता दीदी को दिखा दिया कि जन समर्थन की लहर उनकी तरफ है। 10 मार्च को ममता बनर्जी ने नामांकन से पहले पद यात्रा कर शक्ति दिखाने की कोशिश की थी। आज शुभेंदु ने रोड शो कर अपनी ताकत को दिखाया है। दोनों के शक्ति प्रदर्शन में उमड़ा जन सैलाब साफ बयां कर रहा है कि अब की बार नंदीग्राम में खेला टक्कर का है और मुकाबला कड़ा है। दीदी बार बार टाल ठोक रही है कि नंदीग्राम में जीत उनकी ही होगी, लेकिन शुभेंदु ने नामांकन भरने के साथ कह दिया कि मुकाबला ही नहीं है, उनकी जीत तय है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। शुभेंदु के नॉमिनेशन के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। स्मृति ने दीदी को महिलाओं के मुद्दे पर घेरा तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा कि नंदीग्राम में भूमिपुत्र यानी शुभेंदु की जीत होगी। जिस प्रकार से जनता की स्नेह उनको मिला, जिस प्रकार की लोग वहाँ उनको आशीर्वाद देने आए, गरीब लोग आए, माताएं आए, युवा आए, बुजुर्ग लोग आए, सारे अभिभावक यहाँ पहुँचे, हमें कोई संदेह नहीं है भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच दीदी पर हुए कथित हमले पर भी सियासत जारी है। पहले टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर साजिश का आरोप लगाया, तो फिर बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग से मिले और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ और जिससे उनका चोट लगा, जिस चोट के लिए वो अभी अस्पताल में है, उस पर हम
सीईसी को ये बोला इसके साथ कोई घटना का लिंक है। जो घटना हुई है वो निंदनीय है। ममता जी जल्दी स्वस्थ हों और चुनाव आयोग से मैं प्रार्थना करूंगा कि चुनाव आयोग जो कैंडिडेट के लिए कैमरा लेकर चलती है साथ में वो वीडियो को सार्वजनिक करना चाहिए और उस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा कि हमला किसने किया। कुल मिलाकर बंगाल के चुनाव में सियासत चरम पर है। ऐसे में सवाल ये कि अब की बार बंगाल के खेल में कौन पास और कौन फेल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता रही हूँ, महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूँ सीधे कोलकाता से। आज नंदीग्राम से पर्चा भरा है शुभेंदु अधिकारी ने और आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूँ सीधे कि बंगाल में अब की बार किसका खेला। सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूँ कि नंदीग्राम बंगाल की बेटी बनाम भूमिपुत्र का संग्राम। सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूँ कि बंगाल में खेल कौन पास कौन खेल। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि बंगाल का चुनाव सियासत, साजिश और तनाव, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इस चुनाव में। और सवाल महाभारत में ये भी कि सियासी लड़ाई में चुनाव आयोग पर आखिर सवाल क्यों। हम आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मित्रों ऐप पर। हम रोज अपने मित्रों फॉलोअर्स के लिए एक सवाल लेकर आते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या आज की शुभेंदु अधिकारी की नामांकन में आई भीड़ ममता बनर्जी के लिए खतरे की दस्तक है। आप अपनी राय वीडियो बनाकर मित्रों ऐप पर हमें भेजें और कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्री रूपा मित्र चौधरी जुड़ रही हैं। मेरे साथ ममता काले राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रही हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से ही। विजय सागर मिश्रा टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, वकील भी हैं। और साथ ही सुनीत चोपड़ा वरिष्ठ लेफ्ट नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले विजय सागर जी आपसे, क्योंकि आज मैं खुद हल्दिया में मौजूद थी जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन भरा और जो भीड़ वहां पर मैंने देखी है वो कहीं खतरे की दस्तक तो नहीं है आप लोगों के लिए? वहाँ की मतदाता वहाँ के हैं कि वहाँ से जो है इस बार ममता बनर्जी जी 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी। यह शुभेंदु अधिकारी को भी पता है कि वहां से ममता दीदी जीतेंगी। इसमें कोई शंका और संदेह की बात नहीं है। और पूरे बंगाल की जनता इस बार का चुनाव जो है यह विकास के ऊपर चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है बंगाल के संस्कृति रक्षा करने की चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है बंगाल के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और बंगाल की जनता, बंगाल के मतदाता, बंगाल के कृषक, छात्र छात्री सभी जो है यह तय कर चुके हैं कि इस बार जो है ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह निश्चित है। और ममता बनर्जी 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेगी। एक बार मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूं कि मैं इस वक्त देखिए यहीं से हावड़ा ब्रिज भी नजर आता है। यहीं से फेरी लेकर लोग किस तरह से कोलकाता के लोग अपना रास्ते तय करते हैं। लेकिन इस बार रास्ते तय नहीं करने हैं, इस बार राजनीतिक भविष्य तय करना है। और इसीलिए हर एक वोट जरूरी होगा। किसे वो पसंद करते हैं, किसे वो चुनते हैं, वो बहुत जरूरी होगा। सर आप जाइए, किसी का रास्ता मत रोकिए। लेकिन ये तस्वीरें हावड़ा ब्रिज मेरे ठीक पीछे है और यहाँ पर देखिए लोगों का आना जाना जारी है। लेकिन इस बार कौन सी सरकार आती है, कौन जाता है, ये भी देखना होगा। और इसीलिए श्री रूपा जी मैं आपके पास आ रही हूं। आज शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन भर दिया। वो कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं है किसी का, कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्या नंदीग्राम में कोई कंपटीशन वाकई नहीं है? सिपह सालार रहे ममता बनर्जी के वो। नंदीग्राम से लेकर कूचबिहार तक पश्चिम बंगाल की जनता माइंड बना चुके हैं और एक बार की मैंडेट होगी वो भाजपा के लिए होगा। जनता जनार्दन परिवर्तन के लिए वेट कर रहे हैं। वो इतना कर रहे हैं कि आज वोट हो जाए, आज वोट दे दे। तरह की लहर है, भाजपा की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में छाए हुए है। नंदीग्राम में जीत निश्चित है। जनता जनार्दन की आशीर्वाद हम कामना कर रहे हैं। आज शुभेंदु जी एक युवा नेता, उन्होंने के जो चुनौती दे रहे हैं, जिस तरह से भीड़ है, जिस तरह से क्राउड उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आज हमारे सामने जीत निश्चित है और भारत माता की जय होगी। पश्चिम बंगाल में
नेताओं के योगदान से आज हमारे सामने भाजपा को देख रहे जी। 460 बंगाल गेरुआमय हो गया है। आपके पास मैं श्री रूपा जी वापस आऊंगी। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं शिवम आपके पास आ रही हूं और तौसीफ अहमद खान के पास जाऊंगी। अब तौसीफ मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी को चोट लगी, 2 दिन तक पूरा जो राजनीतिक विमर्श है उनके इर्द गिर्द रहा है, लेकिन आज नंदीग्राम ने देखा, हल्दिया ने देखा किस तरह से नॉमिनेशन हुआ है। उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन पर आपकी एक पूरी टीम पहुंच गई है। यानी जो कुछ हुआ, ममता बनर्जी को चोट लगी, उस मामले को आप लोग नहीं चाहते हैं छोड़ा जाए, वो बना रहे, वो ज्वलंत रहे, क्योंकि उससे क्या आपको लग रहा है कि आपको सियासी फायदा मिलेगा? देखिए, ममता बनर्जी पे जो अटैक किया गया ये सिर्फ एक ममता बनर्जी पे अटैक नहीं है, ये पूरे बंगाल पे अटैक है। इसलिए बंगाल की जनता उस बात को छोड़ेंगी नहीं। आपको याद होगा कि जैसे ही उनको हॉस्पिटल में लाया गया कोलकाता में, तो रात में ही जगह जगह पे कोलकाता शहर में और दूसरे इलाकों में, बंगाल में हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुए। अगले दिन ममता बनर्जी ने वीडियो जारी किया, लोगों से अपील की कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीफ मिनिस्टर भी है और नंदीग्राम से वो प्रत्याशी भी है, और नंदीग्राम में उन पे अटैक हो जाता है। नहीं, शांति बनाए रखिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में शोर मचाते रहिए। शांति बनाए रखिए, लेकिन हम सियासी शोर मचाते रहेंगे, यही कह रहे हैं आप तौसीफ जी? जब तक सियासी शोर मचता रहेगा और इलेक्शन कमीशन में आप कहते रहेंगे ये साजिश है, ये तो जानबूझकर हमारे खिलाफ हमला हुआ, तो कैसे शांति बनी रहेगी? नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? पुलिस का तबादला आज के डेट में जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन फैसले लेती है कौन से पुलिस का कहाँ तबादला होगा। हाँ। और डीआईजी का तबादला हो गया, बीजेपी के कंप्लेन पे डीआईजी का तबादला हो गया, 24 घंटे में अटैक हो गया। बात बताइए, क्या ममता बनर्जी का 2 दिन भाई उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी तबादला आपसे बात किए बिना नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने आप पर थोप दिया। इलेक्शन कमीशन ने तो सख्त आपत्ति जताई है उस चिट्ठी की जो लिखी गई। शिवम, मैं गलत कह रही हूँ? जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर सख्त आपत्ति जताई इलेक्शन कमीशन ने। अब अगर आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वो स्वतंत्र है। आप नहीं, तृणमूल ने भी एक चिट्ठी लिखा था, मांग की थी। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो एक चीज हमें देखने की जरूरत है। तौसीफ भाई, अब मैं बोल सकता हूं? शिवम से पूछ रही हूं। तौसीफ भाई, अब मैं बोल लेता हूं, जरा एक बार मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए। हाँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, मैं बंगाल की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जब आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने 137 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खो दिया इस बंगाल के युद्ध में, जब आपके लिए, परिवर्तन के लिए जनता यहां पर लड़ाई लड़ रही थी। जब आपको ये तस्वीर दिखाई जाए ममता दीदी की, तो याद रखना कि यही जो पीके हैं, इन्होंने इसी तरीके से तेलंगाना में चंद्रशेखर जी को स्ट्रेचर पर लेकर आए थे। ये कंप्लीटली फोटो स्टेज्ड है। जब आपको ममता दीदी की ये तस्वीर दिखाई जाए, जिससे सहानुभूति है मुझे, वो जल्दी ठीक होनी चाहिए, तो आप इस तस्वीर को, संघ का ये एक कार्यकर्ता है जिसको उसके साथ उसकी वाइफ, उसका बच्चा और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी 4 महीने की, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो जनता है, ये वो तस्वीरें हैं जो इस देश के लोगों को और पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट करने से पहले देखना है। आपको देखना है ये महिला, 75 साल की महिला, एक इसके बेटे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी को घर में घुसकर मारा गया। ये वो तस्वीरें हैं जो इस चुनाव का भविष्य तय करना चाहिए। देखिए, ये स्टेज मैनेज्ड प्रोग्राम नहीं। उनको चोट लगी, मैं कहता हूं जल्दी से रिकवरी उनकी हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जनता वोट करेगी उन लोगों के लिए जिन 137 परिवारों ने अपना बच्चा खो दिया, उन लोगों के लिए जिनकी कटमनी की वजह से वो सालों साल दफ्तर में चक्कर लगाते रहते हैं, पेंशन नहीं मिलती, उन लोगों के लिए जो बंगाल में। शिवम, वहां से कहा जा रहा है, वहां से कहा जा रहा है, चोट लगी। शिवम, वहां से कहा जा रहा है कि आपको तो पता लग जाएगा पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज 2 मई को। ये अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आपको पश्चिम बंगाल के लोगों की शक्ति पता लग जाएगी 2 मई को। यानी 2 मई को जो फैसला आएगा वो ममता बनर्जी की इस चोट पर होगा। क्या वो सहानुभूति पर होगा जो ममता बनर्जी को मिल रही है, या फिर वो काम पर होगा? ये चाहते हैं, ये वही चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो न्यू एज जो चुनावी मैनेजमेंट वाले लोग हैं, पीके टाइप्स, इनको समझ में क्यों नहीं आता कि मेरे देश की जनता अब जाग चुकी है। जो आपने तेलंगाना में फॉर्मूला अपनाया था, चंद्रशेखर तो हार गए,
वही अपना यहाँ अपनाना चाहते हैं ना। अब चोट पे भविष्य तय होगा। यही पीके तो थे नरेंद्र मोदी के साथ, बच्चों की अभी ये पीके ममता बनर्जी के साथ है, तो प्रॉब्लम क्या है? गुंडागर्दी पर, करप्शन पर, कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर ये सॉफ्ट कॉर्नर खेलना बंद कर दीजिए। पश्चिम बंगाल की जनता, हमेशा कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान की, अरे ये जो प्रशांत किशोर है, ये जो न्यू एज स्ट्रेटेजिस्ट है, यही प्रशांत किशोर तो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होते थे। जो चाहिए वो सिंपैथी बंगाल की जनता आपको नहीं। देखिए, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ मेरे पीछे कोलकाता, एक बार दिखा दूं मेरे पीछे जो लोकल चल रही है, जो कोलकाता की जो ये लोकल चल रही है, मेरे पीछे ये इसकी ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सियासी बयानबाजी की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है सुनीत जी। और आप तो धुरंधर है राजनीति के, आप तो जानते हैं कि सियासी बयानबाजी इस समय, चुनाव के समय, किस तरह से चीजें पलट सकती है। नंदीग्राम कभी लेफ्ट का गढ़ था सर, आप लोगों का गढ़ था, अब वो लाल से क्या केसरिया हो सकता है? मैं जनता को मालिक मानता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि जनता का अपना रास्ता होता है, अपने हक की लड़ाई होती है। मुझे याद है कि अमेरिका में जाके मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप का क्या हुआ मैं जानता हूं कि बीजेपी को कितना भविष्य मालूम है। ये जो नारा था मोदी जी का, उसने अमेरिका में भी अपने आप को राख में पाया। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं, आपने अभी दिखाई कुछ तस्वीरें, मेरे को दिख नहीं रही यहां, आपने दिखाई कुछ तस्वीरें जी, और कह रहे थे कि इतने लोग मर गए। मैं बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में थे जब कलकत्ता रायट हुआ। हम रावलपिंडी से आए थे, और रावलपिंडी से आके हावड़ा स्टेशन से लेके और मोयरा स्ट्रीट तक जाने के लिए 24 घंटे लगे। जी, पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप पहले बोल चुके हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं सुमित जी, बंगाल के अकाल में कुछ बाहर नहीं निकल किया। कर आइए चुनाव। एक सेकंड शिवम पूरी बात करने दीजिए उन्हें, उसके बाद बोलिए ना। उनको मालूम है कि बीजेपी के आने से क्या होगा, उनको मालूम है कि बीजेपी का क्या रोल है। नहीं, अब मुझे बड़ा दिलचस्प सवाल पूछना है आपसे सुनीत जी, मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछती हूँ। आपको डर लग रहा है बीजेपी आएगी तो क्या होगा? यही डर तो आप ममता दीदी के लिए भी दिखाते रहे, यही डर तो आप ममता दीदी के लिए भी दिखाते रहे। मैंने वो यात्रा का अंत देखा था बिहार में, और जब मैं कलकत्ते पहुंचा, ज्योति बसु जी वहां थे, बड़ी रैली हुई, उन्होंने कहा बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बंगाल। सुनीत जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आप सर बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत जानकार हैं, आपने बहुत लंबा समय देखा है, लेकिन जो डर आप बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं सर, वही डर आपने ममता दीदी के लिए भी दिखाया है। बंगाल का तो अब आप बुरे फंस गए हैं। किसे बुरा बनाए? बुरे ये फंसे कि किसे ज्यादा बड़ा बुरा बनाए, ये बुरे फंस गए आप। शिवम जल्दी से बोलिए, फिर ममता जी इंतजार कर रही हैं। आप कुछ कह रहे थे, ये क्या जवाब देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भूल जाते हैं हमारे असलियत होती है, उम्र का तकाजा है, सरकार नहीं बनी। 1997 में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ना सरकार में गृह मंत्री रहते हुए विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी खुद की सरकार में, यानी कि वाम मोर्चा की सरकार में 28,000 लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं सुमित साहब, आप और ममता दीदी, और अब जो ये मिलकर आप गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने की बात करते हो, ये दिखाता है आपका चालक चरित्र कि किस तरह से 4 दशकों में आपने बंगाल को, करीब 5 दशकों में बंगाल को कहां से कहां पहुंचा दिया। सुनिए, उन्हीं पॉलिटिकल हत्याओं से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है और आपने हत्याएं तो कराई भारतीय जनता पार्टी की। मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन बंगाल अब इससे बाहर निकलना चाहता है। बंगाल चाहता है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, परिवर्तन हो। और जैसा कि स्मृति जी ने कहा कि आप खेला होबे करते रहिए, बंगाल में हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। जी, एक मिनट, मैं एक बार ममता काले के पास जल्दी से जाना चाहती हूँ।
मैं एक बार ममता काले के पास जल्दी से जाना चाहती हूँ। ममता जी जब आज शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा, मैं हल्दिया में थी और वहां पर मैंने देखा कि कितनी भीड़ उमड़ी थी वहां पर शुभेंदु अधिकारी के स्वागत के लिए। अब क्या ये बीजेपी के लिए भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि नंदीग्राम से जीतना है, यहीं पे जो संग्राम का नतीजा होगा वो पश्चिम बंगाल का इतिहास तय करेगा, इसीलिए उनके लिए भी एक शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। देखिए सुचरिता, ऐसा है कि आज शुभेंदु जी ने वहां से अपना पर्चा भरा। एक जमाने में जो दीदी के राइट हैंड माने जाते थे, आज दीदी उनके खिलाफ ही षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा दीदी से नहीं मिली, इसलिए वो वहां से चले गए। तो दीदी इतनी बौखला गई कि उसके बाद दीदी ने जो एक एक्सीडेंट था उसको अटैक में तब्दील कर दिया। और मैंने कल भी बोला, मैं लगातार बोल रही हूँ कि ये बंगाल प्रदेश है, ये हादसों का प्रदेश है और यहाँ पर तो दीदी का कहर है। यहाँ मोड़ मोड़ पर हमेशा होते हैं सिर्फ हादसे ही हादसे। तो दीदी के साथ भी हादसा हो गया, क्योंकि दीदी लोगों को मरवा के बोलती है कि भाई ये हादसे हैं। अब तौसीफ जी ने एक बात बोली बड़ी बढ़िया, उन्होंने बोला कि डीजीपी को ट्रांसफर कर दिया और इसलिए जो है पुलिस जो है एकदम हाथ से निकल गई और दीदी पर यह हमला हो गया, क्योंकि पुलिस आसपास नहीं थी। तौसीफ जी, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पहली बारी चुनाव के समय पर इलेक्शन कमीशन ने किसी प्रदेश के किसी ऑफिशियल को पहली बारी ट्रांसफर नहीं किया है। ये होता रहा है, ये प्रक्रिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तो पूरी की पूरी प्रदेश की पुलिस को हाशिए पर ले आए। ये जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, जरूरी बात तौसीफ जी, आपको 2015 का वो इंसिडेंट याद है, तब अभिषेक पर एक थप्पड़ लगा था उनके भतीजे पर, और आपके काडर ने कितनी पिटाई उस व्यक्ति की करी थी। ममता दीदी जब परसों नंदीग्राम में थी, जब दीदी पर हमला हुआ, तो दीदी अपनी सिक्योरिटी और अपनी काडर के साथ एकदम बैठी हुई थी, किसी ने उनको पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। तो क्या काडर उस समय चंडी पाठ कर रहा था क्या, या चुपचाप बैठ करके भजन पूजन कर रहा था, मंदिरों में चला गया था? भाई 5 लोग थे और इतने कार्यकर्ता थे, पकड़ लेते उनको, क्यों नहीं पकड़ा गया था? और जहाँ तक सुनीत जी का बात है, विजय सागर जी जवाब दीजिए। और विजय सागर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आप लोगों ने चिट्ठी लिखी उस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, ये जिम्मेदारी सुरक्षा की राज्य सरकार की है और वो जिम्मेदारी आपको निभानी थी। ये कहा है कि नहीं कहा है सर? सबसे बड़ी बात मैं पहले जवाब दे दूं कि ये लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा। पहले एक जवाब दे भाजपा के जो प्रवक्ता है कि पश्चिम बंगाल में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, एकमात्र मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो 67 ऐसे प्रकल्प हैं, ऐसे स्कीम है, जिन प्रकल्पों के माध्यम से बंगाल के हर स्तर के लोगों को सुजोग और सुविधाएं उपलब्ध कराई है। पहले ये बताएं कि इतने किसान मर गए, 100 दिन से ज्यादा हो गए, किसान जो है इस ठंडे में ठुठुर करके मर गए, 100 से ज्यादा किसान। इनके पास समय नहीं है कि उनके लिए संवेदना व्यक्त करें। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए दादा, आपने प्रधानमंत्री किसान योजना वहाँ पर लागू क्यों नहीं करी दादा? और आप बंगाल की बात कीजिए ना दादा, बंगाल में किसानों की क्या हालत है, मैं निकालूं आंकड़े, मैं आपको दिखाऊं आंकड़े। दादा, आपने प्रधानमंत्री किसान योजना वहाँ पर लागू क्यों नहीं करी? आपने बेचारे किसानों को इतनी बड़ी रकम से वंचित क्यों रखा दादा? क्यों रखा? आप मुझे सुनिए ना, आपने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष दादा, क्यों उन बेचारे गरीब लोगों को 5 लाख का बीमा नहीं देने दिया? आप लोगों के खाने में देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल का राज्य है जहां हजारों लोगों के हिंदुस्तान के भी नागरिक हैं। वेस्ट बंगाल आफ्टर ऑल हिंदुस्तान का प्रदेश है दादा, तो क्यों आपने उनको वंचित रखा? आप मुझे ये बताइए। और दादा एक चीज और बताओ ना, इसी में मैं विजय सागर जी, क्योंकि वो जो गाड़ी का जो दरवाजा था वो तो विजय सागर जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। विजय सागर, ममता जी एक मिनट, विजय सागर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सर एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए सर। विजय सागर जी, देखिए, अगर मुख्यमंत्री में अभी भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और अगर वहां राज्य की मुख्यमंत्री पर कोई हमला करता है, 4 लोग 5 लोग, उनको अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। एक मुख्यमंत्री पर हमला करके 4 लोग फरार हो गए और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, आप लोग पकड़ भी नहीं पाए। ये किसके लिए सवाल उठाता है? इसी जो है, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आप दूसरे हिसाब से मत लीजिएगा।
सबसे बड़ा बात क्या है कि पूरा ईसी से लेकर के राज्यपाल तक जो है बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिएगा। ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। आप बहुत बड़ी यहाँ के राज्यपाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इलेक्शन कमीशन इसी जो है 8 फेज में चुनाव करा रहा है, गलत बात सेंट्रल से बात करके जैसा। एक सेकंड बोलने दीजिए उन्हें, ममता जी उन्हें बोलने दीजिए, ममता जी उन्हें बोलने दीजिए। डिक्लेयर कर रहा है। दिक्कत क्या है कि आप जो है, हमारा एक ही प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहां दुर्गा पूजा तमाम जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, कई माने करोड़ों लोग से ज्यादा लोग हैं जो अन्य प्रदेश से आकर के रह रहे हैं। हम लोग जो है मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले इंसान हूँ, उसके बाद कुछ हूँ। और हम लोग इस बंगाल में कितने स्वतंत्र से रहते हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले यूपी गया था, मेरे मित्र से मुलाकात। ठीक है शिवम, मैं शिवम मैं आपके पास आऊँ उससे पहले 1 मिनट श्री रूपा जी के पास चली जाऊँ। सुचारिता जी, हाँ, पश्चिम बंगाल में जो है, मैं एक बार श्री रूपा जी से बोल रही हूँ। श्री रूपा जी वहाँ ममता बनर्जी पर हमला हुआ, ममता बनर्जी को चोट लगी और आपके नेताओं ने उल जलूल बयान भी तो दिए। उन्होंने सीधे कहना शुरू कर दिया कि ये तो ड्रामा है, ये तो नाटक है, और इस तरह के बयानों से आपने सीधा हमला करना शुरू कर दिया। एक महिला मुख्यमंत्री को चोट लगी थी, आपने बयानों का वार पहले शुरू कर दिया। श्री रूपा जी की आवाज नहीं आ रही। मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ। शिवम जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, ममता बनर्जी को चोट लगी, मैं आज कहती हूँ शुभेंदु अधिकारी का नामांकन है, लेकिन उस नामांकन में जितनी भीड़ आई, कल ममता बनर्जी अगर व्हील चेयर पर बैठकर रैली को संबोधित करेंगी तो आपको नहीं लगता उसमें भी उतनी भीड़ आएगी? देखिए सुचारिता जी, आप एक चीज समझ लीजिए, किसी के पैर में माइनर चोट लगने से या एक्सीडेंट हो जाने से कोई चुनाव तय नहीं होता। जिस तरह से 10 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, उसके हिसाब से चुनाव तय होगा। और मेरे टीएमसी के मित्र ने कहा कि हमने 67 प्रकल्पों के हिसाब से जनता को और किसानों को फायदा दिया, तो उसको लेकर जनता के बीच में जाइए ना। प्लास्टर को लेकर जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर विकास किया होता तो सिंपैथी पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं होती। अगर विकास किया होता तो किसान इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता। जनता ने तय कर लिया है, तभी 2019 में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ये कहते हैं कि हमने किसानों को इतना कुछ दे दिया। मैं अभी बाहर था, बंगाल में ही मैं हूं, कैलकाटा में, मैंने देखा एक सोने का हल लेकर जा रहा था किसान, उसने कहा कि दीदी ने गिफ्ट किया है। कैसी बात करते हैं आप? आप डर गए हैं, फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया साहब। आपने तो आतंक चरम पर पहुंचा दिया। अगर 28,000 हत्याएं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कंफर्म की थी, तो 11,000 आपके समय में भी हो गई। जवाब क्या है? देखिए आप एक देखिए आवाज आपकी कट रही है। मैं एक चीज, मैं लास्ट जवाब और देता हूँ। मैं सुनीत जी के पास जाऊंगी, उससे पहले श्री रूपा जी के पास चली जाती हूँ। एक बार मैं सुनीत जी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले श्री रूपा जी के पास चली जाती हूँ। श्री रूपा जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज 3 दिन हो गए ममता बनर्जी को चोट लगे हुए, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दिन भी हम ममता दीदी की चोट की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्या ये मुद्दा इस चुनाव में बहुत दूर तक जाएगा? देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ममता दीदी के स्वास्थ्य की कामना की, और हमारे सारे लीडर्स, हमारे एमपीज सारे जाकर ममता दीदी को अपनी कामनाएं दी हॉस्पिटल में जाकर। हमारी मुद्दा ये नहीं है कि हमें चोट और वोट की राजनीति करना है। हम चाहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री जो खुद पुलिस मिनिस्टर है, उनके साथ ऐसे हादसा हुआ कैसे, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं करवा पाई है राज्य सरकार? आप देखिए, इस समय ईसी के हाथ पे नहीं है, इस समय भी गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास है। अपनी महिला मुख्यमंत्री जी, उन्होंने चोट पाई, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई, इनको कोई रिपोर्ट नहीं आया। एक इंजरी कैसे हुआ, किसने किया, किस तरह से उनके सिक्योरिटी रिंग के अंदर इतनी बड़ी हादसा हो सकती है, जिसको लेके ममता दीदी खुद कहा कि मेरे ऊपर अटैक हुआ। पहला दिन उन्होंने बयान दिया, उनके ऊपर अटैक हुआ,
4-5 आदमी ने अटैक किया। जी, मैं सुनील चोपड़ा जी के पास जा रही हूँ। चेंज हो गया। दूसरी दिन उन्होंने श्रीरूपा जी, ये सवाल बिल्कुल बना हुआ है, ये सवाल बिल्कुल बना हुआ है और मैं मानती हूँ कि 3-4 लोग अगर हमला करके एक सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह फरार हो जाए तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? वो सोचेगा कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है तो मेरी सुरक्षा का क्या, मुझे तो कोई मारकर चला जाएगा तो कौन पूछेगा? मैं एक बार सुनील जी के पास जा रही हूँ। सुनील जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? एक सवाल ये नहीं उठता कि इलेक्शन कमीशन, सुनील जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल है कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र क्या कर रहे हैं बंगाल में। हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के हाथ में है इस वक्त। ये झूठ बोल रहे थे जो पहले बोले। मेरा ये कहना है कि एक ही चीज हम जानते हैं जो कबीर ने कही थी, सीख ना दीजिए बांदरा जो बया घर नसाए, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। अब मैं बोलूं अच्छा, क्या? मुझे सुनील जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी, ममता जी उसके बाद जवाब देना चाहती हैं। एक मिनट सुनील जी, ममता बनर्जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया है। आज सुनील चोपड़ा बैठकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा काम किया। मैं कहूँ सुनील चोपड़ा जी आप तारीफ कर रहे हैं? कैसे बताऊंगा? मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं कैसे बताऊंगा? आप उनसे अरे वाह, आप इतने बड़े सियासी बयान दे रहे हैं लेकिन काम का आंकलन आप नहीं कर सकते। काम का आंकलन आप नहीं कर सकते। होल्ड इट, जहां तक सर आपको मैंने धुरंधर कहा, मैंने आपसे कहा कि सियासी आपको इतना अनुभव है, आपको ये नहीं पता कार्यकाल कैसा था? ₹500 महीने का मतलब है 5 लीटर पेट्रोल, और वो 5 लीटर पेट्रोल देके सुनील जी, पूरे बंगाल में डंडोरा पीट रहे हैं मोदी एंड कंपनी। सुनील जी, अब देखिए ममता जी, अब देखिए ये फंसे हैं। ये सुनील जी इसे फंसना कहते हैं। किसान आंदोलन तो सर नहीं है तो फिर तारीफ कर दीजिए, फिर तारीफ करिए काम की, क्योंकि आप बीजेपी को नहीं चाहते, लेकिन आप ममता की तारीफ करेंगे तो उसमें भी फंस जाएंगे आप। किसान नेता बंगाल में हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, और वो वामपंथ और कांग्रेस यूनिटी जो है महागठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। ये बता सकता हूँ मैं आपको। देखा सुनील जी, आपने बहुत बड़ा सच बोल दिया अभी। सर ये कब हुआ था? बड़ा सच बोल ये कब हुआ ममता जी, ये कब हुआ? सारे किसान नेता वहाँ आए हुए हैं। वही नहीं, सुचरिता, आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सच बोल दिया, बिग ब्रेकिंग दे दी है कि किसान नेता सारे के सारे बंगाल में आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यानी कि जो किसान आंदोलन है वो पूर्णतः राजनीतिक था, है और रहेगा, और ये न प्रकारेण देश में अराजकता फैला करके सत्ता को हासिल करना है। किसानों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, किसानों से आपको कोई चिंता और प्रेम नहीं है। और सुनील जी ने एक कविता सुनाई थी जाते जाते, सुनील जी आपके लिए, लाल सलाम वालों के लिए, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो सुनील जी, आप लोगों को तो सिर्फ चाइना का लाल दिखाई देता है और उसके बाद सड़कों को लाल करना होता है, क्योंकि 90s में ममता दीदी के ऊपर भी तो हमला आप ही लोगों ने करवाया था, लेफ्ट वालों ने, और आज आप लोग हो गए चोर मौसे ने भाई सुनील जी, आज आप बन गए ममता दीदी के इतने बड़े प्रवक्ता। तो चीजें ना सुनील जी, जो आप लोग बोलते हो उसी में गोल गोल फंस जाते हो, जैसे मकड़ी के जाल में बुन करके एकदम फंस जाते हो आप उस सारी चीजों में। नहीं ममता जी वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी ये है कि बीजेपी के खिलाफ ममता दीदी है, अब उनकी तारीफ कर नहीं सकते हैं, अपने काम का बखान करेंगे क्या, क्योंकि वो तो वाइप आउट हो गए। शिवम जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो तस्वीरें अभी इन्होंने कहा जी, ठीक है, सीधे चुनाव आयोग जा रहे हैं, सीधे चुनाव आयोग जा रहे हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आ रही है, क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन मिलकर बाहर आ रहा है, बीजेपी का डेलीगेशन मिलकर बाहर आ रहा है, जो नेता मिलने पहुंचे। एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग को मिला। 10 तारीख को जो घटनाक्रम नंदीग्राम में हुआ, हमने उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करी। चुनाव आयोग में जब भी कोई कैंडिडेट फॉर्म भरने जाता है और फॉर्म भरने के बाद जब वो किसी भी जुलूस में जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा उसकी पूरी वीडियोग्राफी करी जाती है। और हमने कहा है कि इस मामले के सच आने के लिए आवश्यक है कि जो इस पूरे मामले की जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, जो रॉ वीडियोग्राफी पूरे मामले की है, उस पूरी वीडियोग्राफी को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए।
हमारा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में पिछले समय जब हम चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन देकर के आए थे, हमने कहा था कि वहाँ की लोकल बॉडी, कॉरपोरेशन और नगर पालिका में टीएमसी के लोगों को ममता बनर्जी जी की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर बना के बैठा रखा है। आज उसका परिणाम ये है कि पश्चिम बंगाल में लोकल म्यूनिसिपैलिटी में चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आज बैनर नहीं लग पा रहा है, प्रचार नहीं हो पा रहा है, और इसलिए जो अनड्यू इन्फ्लुएंस टीएमसी के लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर बनकर किया जा रहा है, चुनाव आयोग इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। हमारा ये भी कहना है कि नंदीग्राम से लेकर जो भी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए चुनाव आयोग को स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने चाहिए और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की विशेष जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ, जिस गाड़ी से वो घटनाक्रम बता रहे हैं, उसका ड्राइवर ममता बनर्जी जी के ड्राइवर थे, उसकी सिक्योरिटी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी थी। उस समय बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, वो बंगाल की गृह मंत्री भी है, प्रशासन उनके प्रति जिम्मेदार था, कार्यक्रम टीएमसी का था, चारों तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ये जब सब बातें हैं तो इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पूरे मामले का जो वीडियो है, जितना वीडियो मीडिया के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ है, हमने चुनाव आयोग को दिया है, लेकिन उसके आगे का जो वीडियो है वो पूरा वीडियो पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि लोग सच जान सकें। और बंगाल में हम फिर चुनाव आयोग से ये आग्रह करना चाहते हैं कि टीएमसी के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी को, कॉरपोरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं, उनको रिमूव किया जाए, सारे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। বাংলাতে আজকে মাননীয় শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং ভূপেন্দ্র যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা ডেলিগেশন আজকে তিনজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা হলো। আমরা দুটি বিষয় নিয়ে তাদের কাছে আমরা আবেদন রেখেছি। প্রথমটি হলো যেটা নন্দীগ্রামের যে ঘটনাটা ঘটেছিল, দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা, যাতে माननीय मुख्यमंत्री। तो आपने सुना, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था और बाहर आने के बाद वो यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर एक हमला, एक सिटिंग मुख्यमंत्री पर यह हमला किस तरह दुखद है। और क्योंकि सिक्योरिटी जो भी प्रशासनिक अमला था, सुरक्षा घेरा था, वो खुद ममता बनर्जी का था। उनके ड्राइवर ममता बनर्जी के थे, जो सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी वो ममता बनर्जी की थी। ऐसे में ये हमला कैसे हो सकता है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग से मिलकर पहुंचे हैं बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, ये पूरा डेलीगेशन मिलकर बाहर निकला है और बाहर आने के बाद यही कह रहे हैं कि किस तरह से ये हमला हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा पूरी तरह से ममता बनर्जी की अपनी थी। ऐसे में अगर वो सवाल उठाती हैं तो सवाल उस सुरक्षा पर उठता है। उसमें जांच में अभी तक कुछ सामने क्यों नहीं आया है? यानी कि चुनाव आयोग से मुलाकात और हमला सीधा राजनीतिक। मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। और ये भी बता दें कि रिपब्लिक